मेटी नाम का एक बैल के बेटे हैं, जल, वायु और जीवन। मेटी बैल के इन तीनों के बेटों को एक समस्या है। उन्हें कोई भी चीज ठीक से नजर नहीं आती है और दूर से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। फिर भी तीनों भाई अपने पिता को हर रोज उनके व्यापार का हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी देने को कहते हैं। लेकिन मेटी को अपने तीनों बेटों के बारे में पता है, इसलिए वो उन्हें हमेशा मना करते हैं। पिताजी, अब आप बूढ़े हो रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ। बड़ा बेटा होने के नाते आप मुझे व्यापार का सारा हिसाब किताब दे दीजिए। तभी पीछे से जल बैल छोटा भाई वायु आकर ऐसे कहता है। लेकिन भैया जी, आपके आंखें तो ठीक से दिखाई नहीं देती है ना, इसीलिए हिसाब किताब मुझे संभालने दीजिए। ऐसा करने पर किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ना ही सबसे बड़ा भाई हूँ और ना ही छोटा। अपने बीच वाले भाई की बात सुनते ही सबसे छोटा भाई जीवन बैल वहाँ पर भागकर आकर कहता है कि आंखें तो उसकी भी ठीक से दिखाई नहीं देती है, उसे किस भरोसे पर हिसाब किताब देना चाहिए। ऐसे तीनों भाइयों में बहस होती है और बहस झगड़े में बदल जाता है। तब मेटी बैल एक जोर की आवाज लगाकर तीनों भाइयों को चुप करवाता है और ऐसे कहता है। तुम तीनों को लगता है कि तुम योग्य हो, लेकिन तुम भाइयों में से किसी को भी दूसरे पर भरोसा नहीं है। मैं तुम तीनों भाइयों को एक परीक्षा दूंगा, उसमें जो भी सफल होकर अपनी योग्यता साबित करेगा, उसे ही हिसाब किताब मिलेगा। ऐसे कहते हुए मेटी बैल अपने तीनों बेटों से कहता है कि गांव के स्कूल के बाहर लगे हुए नए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाने को कहता है। ठीक है कहकर तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। सबसे बड़ा भाई जल बैल अपने थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके मौका मिलते ही चुपके से स्कूल मास्टर से मिलकर ऐसे पूछता है। मास्टर जी, स्कूल के नए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बाल विद्यालय कहकर लिखा हुआ है। और क्या हो सकता है जल? ठीक है कहकर जल बैल वहाँ से चला जाता है और जाते जाते मास्टर को ये बात किसी से भी ना बताने को कहता है। कुछ देर बाद चुपके से दूसरा भाई वायु भी मास्टर के पास जाता है और बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसे ही सवाल करता है, ये तो एक और सवाल भी करता है। वो स्कूल के बोर्ड पर स्कूल के नाम के अलावा भी कुछ है क्या मास्टर जी? हाँ, 2 स्कूल जाने वाले बच्चों का चित्र बना हुआ है। ठीक है कहकर वायु बैल भी वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो भी अपने भाई की तरह ही मास्टर को ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। कुछ देर बाद सबसे छोटा वाला भाई आता है और अपने बड़े भाइयों की ही तरह मास्टर से सवाल करता है। तब मास्टर उन भाइयों के सवालों से परेशान होकर जीवन बैल से ऐसे कहता है। हाँ, उस बोर्ड पर बाल विद्यालय लिखा हुआ है। उस पर तो स्कूल जाते बच्चों का चित्र बना हुआ है। आखिर में चित्रकार का नाम भी है। तुम यहाँ पर आए थे बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब जाओ यहाँ से। जीवन बैल को मास्टर के गुस्से का कारण तो समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे बोर्ड के बारे में सब कुछ पता चल गया है कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह तीनों भाई अपने पिता के साथ स्कूल के सामने खड़े हो जाते हैं। पहले सबसे बड़ा भाई। पता नहीं आप इतने बात के लिए परीक्षा क्यों लगा रहे हो पिताजी? फिर भी आपकी खुशी के लिए बता देता हूँ कि
स्कूल के बोर्ड पर बाल विद्यालय कहकर लिखा हुआ है। तभी बिना समय व्यस्त किए झट से वायुबेल कहता है कि स्कूल का नाम तो कोई भी बता सकता है। पास में दो बच्चों का चित्र बना हुआ है, वो आंखों वालों को ही नजर आता है। तब सबसे छोटा भाई, अब रहने ही दो भाइयों, वो सब अंधा भी बता सकता है। मैं वो जो चित्रकार का नाम है वो बताकर दिखाओ, मैं ही बता देता हूँ। ऐसे यहाँ पर भी एक दूसरे झगड़ा रहे भाइयों को देखकर वहाँ पर आकर मास्टर जी ऐसे कहता है, तुम सब किस बोर्ड के लिए झगड़ा कर रहे हो? मैंने तो उस बोर्ड को तुम भाइयों के सवालों से परेशान होकर कल रात में ही निकाल दिया था। वो बात सुनते ही तीनों भाइयों का होश उड़ जाते हैं और अपनी गलती से शर्मिंदा होकर पिता मेटी से माफी मांगते हैं। धीरूभाई नाम का एक बूढ़े बैल के दो बेटे हैं, बुद्ध और बद्री। बुद्ध बैल बुद्धिमान है, लेकिन वो सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। बद्री बैल का दिमाग थोड़ा कम चलता है, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा है। बच्चों, लगता है ये मेरी आखिरी दिन है, इसीलिए मैं जाने से पहले अपने जीवन काल में कमाई हुई थोड़ी सी संपत्ति तुम दोनों भाइयों के बीच समान हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। वो बात सुनकर बद्री बैल हमेशा की तरह चुपचाप ही खड़ा रहता है, लेकिन बुद्ध बैल अपने चालाक दिमाग को चुप नहीं रख पाता है और ऐसे कहता है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो पिताजी? ऐसे तो हम दोनों भाई अलग हो जाएंगे और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। हम भाई साथ में ही अच्छे लगते हैं। भाई बिल्कुल सही कह रहा है पिताजी, शायद बंटवारा करना ठीक नहीं होगा। धीरूबेल अपने दोनों बेटों की बातें बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए धीरूबेल अपने एक बेटे बद्रीबेल को बाहर जाने को कहता है और दूसरे बेटे बुद्धबेल से ऐसे कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बुद्ध बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बद्री को परेशान या इस्तेमाल ना करने के लिए? वो बंजर जमीन छोड़कर मुझे सब कुछ चाहिए। ये हो सकता है तो मैं कभी भी उसे परेशान नहीं करूँगा। ठीक है कहकर धीरूबेल अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बेटे को सब कुछ देता है और दूसरे को एक बंजर जमीन देता है। वो जमीन चाहे जैसे भी हो, उसे उसके पिता ने दिया है कहकर वहाँ पर मेहनत करता है बद्रीबेल। उसे देखकर गांव के दूसरे लोग ऐसे कहते हैं, इस जमीन पर बरसों से कुछ भी नहीं उगा है बद्री, तुम्हारी मेहनत यूं ही बेकार हो रही है और तुम पता नहीं बीज भी कौन कौन से डाल रहे हो। खेती ऐसे नहीं होती है। एक दिन यही बंजर जमीन उस जमीन के नाम से जानी जाएगी जहाँ पर सब कुछ उगता है। अब देखना बस। ऐसे कहते हुए बद्रीबेल मेहनत करता है और बुद्धबेल उसके पास सब कुछ होने की वजह से आराम करता है। 3 वक्त मजेदार खाना खाते हुए और अपने भाई के बारे में ऐसे सोच रहा था, मुझे पता था मेहनत करने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन झगड़ा करने पर सब मिल जाएगा। आपको सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन एक दिन सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा, देख लेना। मेरे लिए मेरा पैसा, मेरी संपत्ति है, सब कुछ मेरे लिए, वही मेरा सुकून है। जब तक ये है मैं खुश ही रहूंगा।
ऐसे कहते हुए बुद्धबेल मजे ले रहा होता है और अपने भाई को मेहनत करते हुए देखकर उसके मेज में 4 चंद लग रहे थे। लेकिन एक दिन बद्रीबेल बहुत ही खुश नजर आता है। वो देखकर बुद्धबेल, क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रहे हो? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया है तुम्हें? हा 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 हा। ऐसे कहते हुए ना चाहते हुए भी हंसते हुए पूछता है बुद्धबेल। तब बद्रीबेल कहता है कि उसने आज तक अपने खेत में जो भी बीज डाले थे वो सबकी फसल खेत में लहरा रही है। ऐसा हो नहीं सकता है। ये खेत में एक ही वक्त पर सब कुछ कैसा उग सकता है? ऐसे कहते हुए बुद्धबेल खुद ही जाकर अपनी आंखों से देखता है। वहाँ पर सिर्फ सब्जियाँ, गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि सोने और चांदी की फसल भी नजर आती है। वो देखकर अपना सारा मूड खराब करके घर जाता है। वहाँ पर उसके लिए एक और मूड खराब करने वाली खबर इंतजार कर रही थी। मैंने कहा था ना, एक दिन आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। बैंक वाले आए थे और वो सब कुछ लेकर जाने वाले हैं। पिताजी ने आपको संपत्ति से अपना कर्जा भी दिया है। अगर आप काम करके पैसे कमाते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती है ना। वो बात सुनने के बाद बुद्धबेल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एक ही पल में ही घर खो जाता है। बद्रीबेल उसे अपने घर लेकर जाता है और जो कुछ भी हुआ वो सब भूलने को कहता है। बुद्धबेल को अपने किए काम पर शर्म आती है और वो अपने भाई से माफी मांग लेता है। उसके बाद दोनों भाई सच में साथ रहने लगते हैं, वो भी खुशी खुशी।